नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। गाजीपुर जिले के कालीगंज में हिंदू होटल व्यवसायी लिटन चंद्र घोष की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि वो अपने कर्मचारी को बचाने पहुंचे थे, लेकिन हमलावरों ने उन पर लात घूंसे बरसाए, बेलचे से हमला किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें एक दिन पहले राजबाड़ी जिले में भी 30 साल के रिपन साहा को भी जानबूझकर गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया। आरोपी वाहन मालिक अब्दुल हाशिम और चालक कमाल हुसैन को गिरफ्तार किया गया। इन 2 घटनाओं के बाद इलाके में तनाव और शोक का माहौल है। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से एक और हिंदू पर अत्याचार किया गया। बांग्लादेश में इस वक्त लगातार हिंदुओं पर यह जुल्म बरकरार है और अब हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में हो रहा है। 30 दिनों के भीतर कई लोगों की जान ले ली गई और इलाके में तनाव इस वक्त बना हुआ है। निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। तो हिंदू व्यापारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और रिपन साहा नाम बताया जा रहा था, जिसकी गाड़ी से कुचलकर हत्या की गई। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार का यह सिलसिला मोहम्मद यूनुस की सरकार में होता आ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, चलिए अब आपको बताते हैं कुछ अहम जानकारियां जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त बांग्लादेश में हालात कैसे बने हैं। क्योंकि 6 जनवरी जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे थे कि बांग्लादेश में 30 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई है और इन 9 लोगों की हत्या, जिनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू इनको टारगेट किया गया। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी। आपको याद होगा कि किस तरह से शव को पेड़ से बांधा गया और जला दिया गया। उसके बाद आगे मामला थमा नहीं। 24 दिसंबर को अमृत मंडल की हत्या की गई। बड़ी संख्या में सड़कों पर अमृत मंडल को भी पीटा गया, मारा गया, उसकी जान ले ली गई। और फिर अमृत मंडल के बाद 29 दिसंबर को बृजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई। तो ये 3 मामले जब बैक टू बैक सामने आए तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार की जमकर किरकिरी हुई, लेकिन किरकिरी होती रही है, उससे कोई फर्क सरकार को नहीं पड़ा। लेकिन ये जो हत्याएं हैं वो लगातार जारी है। 3 जनवरी को खोकन दास की भी हत्या कर दी गई। किस तरह से हिंदू घरों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। अब 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरागी की भी हत्या की गई है। ये एक और नया मामला फिर सामने आया था 5 जनवरी को और ये तारीखें बदलती गई और टारगेट पर हिंदू समुदाय रहा। 6 जनवरी को शरद चक्रवर्ती मणि की भी हत्या कर दी गई। फिर ये एक और नया मामला सामने आया। तो लगातार बांग्लादेश में यही स्थिति बनी है। 8 जनवरी देख लीजिए, जॉय महापात्रों की हत्या कर दी गई। सड़कों पर इस वक्त हिंदुओं को मारा जा रहा है, लात घूसे, जैसे उनकी जान लेनी है वैसे वहां जान ली जा रही है। इस वक्त डर का माहौल लगातार बांग्लादेश में बना हुआ है। जो महिलाएं, बच्चे हैं वो घरों में दुबक कर रह रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। 17 जनवरी को लिटन चंद्र घोष की भी हत्या कर दी गई। तो ये सभी मामले और अब एक और नया मामला सामने आया जब व्यापारी को मौत के घाट उतार दिया गया। तो 17 जनवरी को लिटन चंद्र घोष की हत्या की गई है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं का खून लगातार बहाया जा रहा है और 17 जनवरी को ही एक और नया मामला सामने आया जब रिपन साहा की जान ले ली गई। बांग्लादेश में रिपन साहा जिनकी जान ली गई, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है उन्होंने इनकी निर्मम तरीके से हत्या की। तो इस वक्त ये हाल है बांग्लादेश में। लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदू महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे घर में भले ही डर कर रह रहे हैं, लेकिन उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और ये स्थिति बांग्लादेश में है। इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की जो अंतरिम सरकार है वो तो सवाल के घेरे में है, लेकिन चुनाव का भी लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद तस्वीर बदलेगी, हालात बदलेंगे, क्या वहां अल्पसंख्यकों को राहत मिलेगी या नहीं। ये अब भविष्य के गर्त में सवाल छुपा हुआ है, क्योंकि
इस वक्त बांग्लादेश में हर दूसरे तीसरे दिन यही खबरें सामने आ रही हैं कि आज इस हिंदू की हत्या हो गई, आज उस हिंदू की हत्या हो गई। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के धौज गांव में अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत लगभग 140 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी के अनुसार जब्त की गई संपत्ति में लगभग 54 एकड़ जमीन शामिल है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन, हॉस्टल, प्रशासनिक इमारतें और अन्य बुनियादी ढांचा भी शामिल है। एजेंसी का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन के जरिए तैयार की गई थी। बता दें कि ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित घटनाओं की जांच के तहत की गई है। ईडी ने कहा है कि विश्वविद्यालय के खिलाफ की गई यह कार्रवाई कानून के अनुसार और सतर्कता के साथ की गई है। तो लगातार ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की, 140 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली और इसके अलावा चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी, आपको याद होगा, दिल्ली में बम ब्लास्ट के मामले में ये यूनिवर्सिटी ईडी के रडार पर तब से है और यहाँ के बच्चों का डेटा निकाला गया, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका डेटा निकाला गया, कहाँ से ये ताल्लुकात इनका है, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, इन सब की जांच की गई और अब ऐसे में 140 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त की है। और ये कार्रवाई इसलिए क्योंकि गलत तरीके से में शामिल होकर जो पैसा कमाया गया उससे इस विश्वविद्यालय को तैयार गया है और लगातार ये जांच जारी है। तो ईडी ने एक बार फिर से अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा है और इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां 140 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत ये लगातार कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई में अब ये संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी देखने को मिली है। देखिए, ईडी ने 140 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन लिया गया प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है, चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और लगातार प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले में कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ के एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है, चाहे वो टीचर हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो, हर किसी से पूछताछ की गई, उनका बैकग्राउंड भी खंगाला गया है। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की बात करें जिसमें जो आतंकी डॉक्टर उमर था उसका इस यूनिवर्सिटी आना जाना रहा है। इसके साथ ही साथ जो महिला डॉक्टर गिरफ्तार हुई है उसका भी इस यूनिवर्सिटी से कनेक्शन देखने को मिला। लगभग 54 एकड़ जमीन जब्त की गई है। ईडी की तरफ से ये जो कार्रवाई इस वक्त देखने को मिली है, जो एक्शन लिया गया उसमें 54 एकड़ जमीन ईडी ने जब्त किया है। तो ये संपत्ति कुर्क की कार्रवाई इस वक्त इस विश्वविद्यालय की देखने को मिल रही है और लगातार ये सवालों के घेरे में भी है कि इस यूनिवर्सिटी से किस तरह से न सिर्फ अपराध का कनेक्शन रहा बल्कि आतंकियों के साथ कनेक्शन रहा है। चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। आपको बता दें कि जो इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है, शुरुआत में ये जानकारी मिल रही थी कि ये चेयरमैन कुछ ऐसे लोगों के साथ है जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं। उसमें भी इस चेयरमैन का नाम सामने आया था, जिसके बाद अब ईडी ने तैयारियों के साथ चार्जशीट दाखिल की है। पीएमएलए के तहत कार्रवाई की गई है। अपराधी धन से खरीदी गई संपत्ति, ईडी ने कहा है कि जो अपराध की श्रेणी में शामिल लोग हैं उन्होंने जो धन अर्जित किया है उससे इस विश्वविद्यालय को, इस संपत्ति को तैयार किया गया। और अब सवाल ये कि क्या ये अल फलाह यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जो आतंकी कनेक्शन है उस इस यूनिवर्सिटी से सामने आ रहे हैं। तो ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल 9 शेल कंपनियां एक ही पते पर हैं। ईडी ने ये कहा है, कुछ बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई है इस कार्रवाई में जो ईडी ने मीडिया से साझा की है कि किस तरह से शेल कंपनियां काम कर रही थी। कई कंपनियों में ईपीएफओ का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि पीएफ का पैसा लिया जाता था लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था और वो पैसा गलत इस्तेमाल के लिए लगाया गया है। तो ये एक और रिकॉर्ड नया सामने आया है ईडी की कार्रवाई में। तो इस वक्त अल फलाह पर ये ईडी ने ये बड़ी तैयारी की और इसके साथ ही साथ अब देखना यही है कि आगे ये संपत्ति जब्त करने के बाद किस तरह से एक्शन लिया जाएगा चेयरमैन के खिलाफ, या जो लोग भी आए हैं इसमें जिन जिन लोगों का नाम शामिल है उन सभी के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां उमर जो आतंकी था, दिल्ली कार ब्लास्ट, उसका कनेक्शन भी देखा गया।
और साथ ही साथ परवेज, मोहम्मद परवेज, जिसका महिला डॉक्टर के साथ संबंध रहा, उसका भी यहां पर आना जाना रहा है और इसीलिए अल फलाह यूनिवर्सिटी कई तरह के सवालों के घेरे में रही है। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की करीबन 140 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त का काम किया है। साथ ही आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ आज दिल्ली की एक कोर्ट में चार्जशीट भी दायर की गई है। जांच में सामने आया कि जवाद अहमद सिद्दीकी, जो कि अल फलाह के संस्थापक हैं, उनके द्वारा चलाए जा रहे अल फलाह यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, ये सभी जो समय हैं, इनके अंदर अहमद सिद्दीकी का फाइनेंशियल, प्रशासनिक और सभी तरीके का पूरा होल्ड था। और बात करें जो के जो सदस्य थे, वो केवल नाम मात्र यहाँ प्रॉक्सी के तौर पर रखे हुए। लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट के तार भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए देखा गया कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल और शाहिद इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे। इस जांच के अंदर, पूरी जांच में लाल किला ब्लास्ट के बाद में एनआईए की भी पूरी नजर भी, साथ ही जिस तरीके से देखा गया इन जो तमाम जो संस्थाएं हैं, उन पर अहमद सिद्दीकी का डायरेक्ट होल्ड था और इन्हीं के जरिए व्हाइट कॉलर जो टेरर है, उसके जरिए ये वहां पर जो अवैध संपत्ति को जुटाने की कोशिश कर रहे थे, तो साथ ही वहां से पैसे का लाभ उठा रहे थे। ईडी ने इस सारी जांच को आज कोर्ट के सामने भी रखा है और अहमद सिद्दीकी के खिलाफ आज चार्जशीट भी फाइल की है। साथ ही जब जांच में पता चला कि इस संस्थाओं के साथ में मिलकर इस व्हाइट कॉलर आतंकी टेरर ने इस संपत्ति को जुटाने में मदद की थी, तो ईडी ने आज इसे जब्त करने का काम किया है। और अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ आरामदायक सफर भी देगी। इस दौरान संवाददाता कंचन अरोड़ा ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लोको पायलट से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाएंगे आपको। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन अब पटरियों पे दौड़ना शुरू हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो लोको पायलट यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार जो है वो पटरियों पर लेके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोको पायलट अब सीधे तौर पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की जो रफ्तार है, उस रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पहले पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी आसाम और गुवाहाटी आसाम से पश्चिम बंगाल मालदा तक के लिए इस ट्रेन को हरी झंडी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिखाई गई है। और ऐसे में अब ये पश्चिम बंगाल मालदा के गुवाहाटी आसाम कामाख्या स्टेशन और कामाख्या स्टेशन गुवाहाटी आसाम के पश्चिम बंगाल मालदा ये चलाई जा रही है। अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म पर लोग काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित हैं, जोश में है। इधर की तस्वीर अगर हम दिखा देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, तो देखिए तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तस्वीर अपने फोन में कैप्चर करने के लिए भी लोग यहाँ पर घंटे लाइन में खड़े और चेहरे पे एक मुस्कान के साथ हाथ हिलाते हुए ये लोग इस पहली भारत के वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की तस्वीर को भी कैप्चर कर रहे हैं। अलग अलग तरीके का जिक्र लिया जाए, यहाँ का एक बार दिखा देना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये जोश है। देखिए कितनी खुशी के साथ लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जो है वो यहाँ पे इसको देख रहे हैं। और हर स्टेशन का अगर जिक्र लिया जाए तो यहाँ पर देखिए पूरे ढोल नगाड़ों के साथ पूरे और देखिए लोको पायलट यहाँ तरीके से स्वागत होकर सर आप लोगों को यहाँ पे लिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? और कैसा घर का बात है, वंदे भारत में चालू हुआ है, सबके लिए घर का बात है। अनुभव बहुत बढ़िया है सब। अनुभव कैसा है सर? अनुभव कैसा है तो कैसे बताएंगे, बोलिए। तो खास वंदे भारत हम चला रहे हैं, खास वंदे भारत कहाँ से चल रहे हैं? वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाने वाले पहले लोको पायलट है इंडिया में, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, गर्व की बात है सबके लिए, ठीक है। यहाँ जितना सिटी के लिए उनके लिए भी गर्व की बात है, खाली मेरे लिए इसमें चलेंगे ना। हर स्टेशन पे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा, आप लोगों को भी लोग सम्मानित कर रहे हैं।
ये भी एक गर्व की बात है। ट्रेन चल रही है तो हम लोग को स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि ये पहला चल रहा है। वैसे ट्रेन तो हम लोग बहुत चलाए, लेकिन पहले बार सीधा ट्रेन खुशी कितनी होगी। अरे सर, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पहले मतलब लोको पायलट जो वंदे भारत मिशन ट्रेन को चला रहे हैं, कितनी खुशी है। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, कैसा अनुभव है? अच्छा रहा, अच्छा। देखिए लोगों की यहाँ पे लंबी लाइनें लगी हुई है। सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए, हर कोई अपने अपने स्टेशन पे इंतजार करने में लगा हुआ है कि आखिर कब हो और कब हम यहाँ पर पहुंचे। और इस तरीके से जो वंदे भारत मिशन ट्रेन चलाई जा रही है, उसका आनंद यहाँ पर ले सके लोको पायलट का भी यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगाड़े वहाँ पर बजाए गए हैं और जाए तो काफी खुशी लोगों को है। और कहा जाता है कि मोदी है तो मुश्किल नहीं है, बातों में लगातार जाए तो हर स्टेशन पर जो है वो हरी झंडी वहाँ पे दिखलाई जा रही है। हर कोई अपने स्टेशन का इंतजार कर रहा है और खुशी जो है उसको जाहिर कर रहा है। लेकिन एक अलग चीज है कि इस ट्रेन के अंदर, इस वंदे भारत मिशन ट्रेन के अंदर एक अलग व्यवस्था की गई है। ये देखेंगे आपको कोई व्हाइट कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स किसी और के लिए नहीं बल्कि एक लवर यानी जो ये नाम में आना ले जाना चाहते हैं उनके लिए एक अलग बॉक्स भी यहाँ पे बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर के बात कर ली जाए कि ना ही सिर्फ लोगों की यात्रा को यहाँ पे आरामदायक सुविधाजनक किया जाए, बल्कि एक लवर अपने पेट को साथ लेकर के आ जा सकती है। और इसी में लोको पायलट की ठीक पीछे इस तरीके का बॉक्स बनाया गया है। यानी आप अपनी पसंदीदा जानवरों को घर में ना रख करके वो अपनी यात्रा में भी उनको सम्मिलित कर सकते हैं। ये तक लवर के लिए भी एक अनोखी शुरुआत जो है वो वंदे भारत मिशन ट्रेन में की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ में कंचन अरोड़ा, HMN न्यूज़, गुवाहाटी, आशा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर से अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने महिलाओं, विशेषकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बरैया के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रियंका शाम तक कुछ बोलेंगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी अपने विधायक को निलंबित करने और पार्टी से निष्कासित करने का निर्देश देंगे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। मेरी बहन बेटी, इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। क्यों जाट बकाओ के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मांग करता हूँ उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो प्रकार की बातों से बचे। जो भांडेर से एमएलए है, मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके,
गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है। आप देख सकते हैं दोनों को, कई तस्वीर में, सभी तस्वीर दिखाऊंगा आपको। ये देख सकते हैं फूल सिंह बरैया जी को राहुल गांधी जी के साथ। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मगर लोकतंत्र है, कहना पड़ेगा। रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि उम्मीद है कि कांग्रेस कार्रवाई करेगी, निष्कासित अपनी पार्टी से करेगी, और शाम तक प्रियंका गांधी क्या कहती हैं इस पूरे मामले पर। इस तरह से अब बीजेपी कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। कांग्रेस एमएलए फूल सिंह बरैया का ये विवादित बयान, जो कि आपने सुना भी कि किस तरह से महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए जो बरैया है उनको सुना गया, और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में एक नया सियासी घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आदिवासी दलित महिलाओं की सुंदरता पर उन्होंने टिप्पणी की है, टिप्पणी की सुंदरता पर की, लेकिन जिस तरह से शब्दों का चयन किया, ये ओछी राजनीति नजर आ रही है बरैया की। फिलहाल इस पर अब भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने की बात कह रही है कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है कि वो एक्शन ले। खूबसूरत लड़की दिखे तो दिमाग विचलित हो सकता है, इस तरह की ये टिप्पणी की गई है। फूल सिंह बरैया एमएलए हैं मध्य प्रदेश के भांडेर सीट से, उन्होंने ये बातें कही हैं, और अब उनकी इन बातों पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी ये देखने वाली बात है। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी दलित ओबीसी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है। तो इस तरह से दुष्कर्म को लेकर विवादित बोल, विवादित टिप्पणी, महिलाओं को लेकर ये मध्य प्रदेश के एमएलए हैं जिन्होंने दिया है, और अब उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मचना तय है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।